हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के PYQ क्वेश्चंस का एक सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरह का आने वाला है, ठीक है। और देन इसके बाद या तो आज शाम को या फिर कल सुबह मैं आपको मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है ना उनकी एक क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपके अर्थमेटिक के फॉर्मूलाज, आपके ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज और आपके साथ में जो एडवांस मैथ है उससे संबंधित जो फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 की पावर 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 9/25 की पावर 8 इंटू 3/5 की पावर -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस 1। देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये जो सर्ट्स और इंडिसेस टॉपिक है वहाँ से उठाया गया है। जो घात और करनी जो हमारा टॉपिक है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है ये। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जैसे जब b x की पावर a है इंटू x की पावर b, यानी कि जब बेस सेम होते हैं ना, तो जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपके सामने हो जिसमें बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। जैसे x की पावर a है, x की पावर b है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, तो यानी कि बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फर्स्ट। सेकंड पे जैसे x की पावर a है अपॉन x की पावर b, जब डिवाइड के अंदर है और बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो x की पावर a माइनस b, ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं x की पावर a ब्रैकेट में ऊपर b है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब होता है कि x की पावर a इंटू b, यानी कि x की पावर ए बी, यानी कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के जो भी बाहर है उसको अंदर वाले से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो दो चीज़ होती है, इनके बीच डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक तो आपको बताया x की पावर a, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, x की पावर 2 की पावर 3, और एक है हमारे पास x की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। अब मैंने क्या बताया जस्ट अभी आपको, अगर x की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर ऊपर 3 लगा हुआ है, तो इसका तो मतलब है ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब 2 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा। और इस साइड क्या है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब पता है आपको क्या होता है। अब तक हम एक 2 और ऊपर और लगा देते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए x की पावर 2 है, तो इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। अब 4 की पावर 2, तो ये क्या होगा, 4 की पावर 2 क्या होगी, 16। अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो ब्रैकेट लगी हुई है और ऊपर पावर 3 है, तो जब ऐसे होता है तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन जब ब्रैकेट ना हो ना, पावर की पावर में जब चीजें होती हैं तो क्या चलती हैं, वो जैसे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। अब 4 की पावर 2 क्या होगा, 16, यानी कि पावर की पावर। तो 2 की पावर 2 क्या हो गई, 4 हो गई, और 4 के बाद ऊपर एक पावर क्या है, एक और है 2, तो वो क्या होगा, 4 की पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू 4 इजल टू 16। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है 3/5 की पावर p माइनस 2, 3p माइनस 2 इक्वल टू 9/25 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है ना, दोनों साइड इक्वल का निशान है बीच में, तो देखिए इसको एक टर्म के अंदर आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3/5 है, तो इसको भी आप किस में चेंज कीजिए, 3/5 में कीजिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी 3/5 है ही, तो हम देखो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब 3/5 की पावर 3p माइनस 2 इक्वल टू
जब 9/25 है, जब हम इसको 3/5 में करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 2 होगी ना, और यहाँ पे 25 की मतलब 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और की पावर 8 इंटू 3/5 की पावर -3, ये बनेगा ना जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आगे, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/5 की पावर 3p-2 इजक्वल टू, इसको मैं 3/5 की पावर 2 की पावर 8 ऐसे लिख सकता हूँ ना, और मल्टीप्लाई में 3/5 की पावर -3, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 3/5 की पावर 3p-2 इजक्वल टू, अब देखिए 3/5 एज इट इज हो गया। अब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर होती है ना तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 जा क्या होता है 16, 2 8 16 इंटू 3/5 की पावर -3। अब देखिए इनके बेस क्या हो गए, सेम हो गए ना। मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, बेस को सेम कर लेते हैं, बेस सेम हो गए। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे तो देखिए 3/5 3p-2 है एज इट इज। इधर देखिए बेस सेम है और बीच में किसका निशान है, साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो पावर क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3/5 की पावर 16 प्लस में -3। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, साइन वगैरह सब कुछ एकदम बेसिक से चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस फिर सेम हो गया और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो नॉर्मल सी बात है, अब जो पावर है इनकी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे ना। 3p-2 इक्वल टू में 16 प्लस -3, यही बनेगा। तो 3p-2 इक्वल टू में 16 - 3 13। तो 3p इक्वल टू 13, ये इधर जाएगा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो यहां से हमारे पास पिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 15/3 इक्वल टू 5। पिक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, 2p + 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पिक की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 2 पिक की वैल्यू क्या है 5 प्लस में 1, तो 5 2 जा 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बताया है 4 डिफरेंट बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दीज बेल्स रिंग टुगेदर एट 9 AM देन एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो 4 घंटियां लगी हुई हैं वो क्या करती है ना, जो फर्स्ट घंटी है ना वो तो 6 सेकेंड में बेल करती है, सेकंड है वो 8 सेकंड में, थर्ड है वो 12 में, और जो फोर्थ रिंग है वो 18 सेकंड के अंदर कर रही है। ठीक है, और वो एक साथ कब बची थी 9 बजे, वो सारी की सारी एक साथ बजी थी। तो इन्होंने पूछा कि जो नेक्स्ट टाइम है ना वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, देखिए आप समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। इसने बोला जो फर्स्ट है ना वो 6 सेकंड में, देखो 9 बजे एक साथ बजी, तो अगली है वो 9:06 पे बज गई ना। लेकिन जो सेकंड वाली है वो 8 पे बज रही है, 8 सेकंड बाद बज रही है, तो वो 9:08 के ऊपर बजेगी। ठीक है ना, तो उसने 2 का कवर कर लिया ना। थर्ड है उसने अभी बजना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो 12 सेकंड के बाद बजेगी। फोर्थ है वो 18 सेकंड के बाद और भी लेट। तो देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना उसके अंदर हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसके अंदर भी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। तो अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा। देखिए 6 8 12 और 18। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। देखो काफी लोग पता है क्या करते हैं, अब वो यहाँ पे देखेंगे यार 6 है, 6 से 12 भी जा रहा है और 18 भी जा रहा है, वो क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो तरीका है ना ये गलत है। पता है क्यों गलत है, इससे है ना हो सकता है आपका आंसर से कई बार तो आंसर भी सही नहीं आता, लेकिन हो सकता है चलो आंसर आपका फिर भी सही आ जाए, लेकिन वो मल्टीपल में होगा। और कई बार क्या होता है जब बड़ी संख्याएं होती है ना तो चीज़ों को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है हम एकदम बेसिक से चलें। और देखिए टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं ना उनके अंदर कभी भी टाइम की कमी नहीं होती है। वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को एकदम बेसिक तरीके से भी सोल्व करेंगे ना तो भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। वहाँ पे बात होती है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करना है,
आपको तेज़ नहीं करना, आपको सही करना है। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स के अंदर कभी भी टाइम की कमी नहीं आती। ये CGL हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है, वहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ये सब नहीं चाहिए। टीचिंग एग्जाम में आपकी ये होना चाहिए कि आपको कितना आता है, आपको कितना उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ताकि आप आगे उस चीज़ को डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे टू से करिए सबसे पहले। जब हम टू से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब नेक्स्ट किससे जाएगा ये? फिर हम इसको 2 से करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको एस छोड़ देंगे। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब देखिए, अब 2 सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? 1 बचा है। आप करना चाहिए तो फिर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। 2 से करेंगे 3 1 3 और 9। अब आप नेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए। अब आप किससे करेंगे? 3 से कीजिए। 3 1 1 1 और 3 3। तो अब हमारा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के अंदर हम कभी भी किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है, हम सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 ती 72। 72 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखो, चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब हमको 6 8 12 और 18 से करते हैं ना, अब मैं 6 से करके दिखाता हूँ आपको। देखो 6 12 12 है, क्या है? 6 8 6 6 8 12 और 18। अब आपको 6 से करके देखिए इसको आप। 6 1 जा 6, 8 2 3। अब आप किससे स्टार्ट करेंगे? देखिए अब वापस आएंगे, आप 2 से करेंगे। पहले आपने 6 से किया, फिर आप 2 पे आ रहे हो। 4 1 और 3 खत्म। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको। 6 दूनी 12, 12 चौक 48 और 48 दिया 144। देखो क्या आया है? 144। अब ये आई है हमारे पास सेकंड्स। अब जब आप 144 सेकंड्स को जब आप मिनट के अंदर चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 144 सेकंड आ रही है और यहाँ पे क्या आई थी? 72 सेकंड आई थी। तो नॉर्मल सी बात है, आंसर तो चेंज होगा ही होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप है ना एकदम बेसिक से चलिए। आप कभी भी जब एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा 2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर क्या आए? सही आए। तो देखिए हमारा क्या आया था यहाँ पे? 72 आया था ना। अब 72 को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखो 72 को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये 1 मिनट तो कंप्लीट हो गया और कितनी सेकंड और बच गई? 12 सेकंड और बच गई। और 9 बजे वो बजना स्टार्ट हुई थी, 9 AM पे। और ठीक है, तो अब वो कितने मिनट बाद एक साथ फिर से बजेंगी? 1 मिनट 12 सेकंड बाद। तो कहने का मतलब कितने बजे बजेंगी? 9:01 और 12 सेकंड। इस टाइम वो एक साथ फिर से बजेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड नंबर का क्या होगा? आंसर होगा। तो जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना एलसीएम निकालने वाली, इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में सेट रखना, क्योंकि हम जब जल्दी में होते हैं ना तो हम देखते हैं यार ये है ना 6 से भी जा रहा है, 12 है वो भी जा रहा है 6 से, 18 है वो भी जा रहा है 6 से, लेकिन इससे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम 144 सेकंड से अगर निकालते तो आंसर ये नहीं आता हमारा, लेकिन हमने 72 से निकाला है तो ही हमारा आंसर ये आया है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शन का चैप्टर है उससे उठाया गया क्वेश्चन है ये। और फ्रैक्शन को है ना सोल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और ये क्या है? नॉर्मल है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 2/7 प्लस में 3 11/13 प्लस 5/9, ये है हमारे सामने, ठीक है। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, ये 4 है, इसको अलग कर लेंगे। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो इनको सोल्व करने का तरीका है, जो आगे होता है उनको अलग कर लो आप। 4 + 3 को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। अंदर क्या बच गया? 2/7 प्लस में 11/13। इस 5/9 को भी आप अलग रखिए। तो पहले आप ब्रैकेट को अंदर वाले को सोल्व कर लीजिए। ये तो अलग हो गया ना, तो ये तो 7 बन गया, ये तो ठीक है हमारा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 13 7 91 91 आया। जब 7 को इससे डिवाइड करेंगे 13 और 13 2 जा 26। ये तो सोल्व करना आपको आता होगा। अब 13 को 7 से क्या करेंगे? डिवाइड 91 से क्या करेंगे?
डिवाइड करने वाले हैं 91 को हम 13 से, क्या आया 7। अब जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 77 और प्लस में 5/9। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए। 7 ब्रैकेट, अब 7 और 6 13, एक्स्ट्रा क्या हुआ 1, 7 और 2 9 और 1 10, 103 अपॉन 91। ठीक है, प्लस में 5/9, यही है ना हमारे पास। अब देखिए फिर से आप क्या कीजिए, इस 7 को तो अलग रख लीजिए। अब ये फिर बन गया, तो अब आप क्या करोगे, आप 103 अपॉन 91 प्लस 5/9, आप इनको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि 7 को तो आप अलग रखिए। ठीक है ना, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 91 9 9 9 81, ये हमारा एलसीएम आया। इसको सोल्व कीजिए आप, जब 819 को आप 91 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 को आप 103 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 27, एक्स्ट्रा कितने हुए 2, तो 2 क्या हो जाएगा एचटीज, और 9 यहाँ पे एचटीज हो जाएगा। प्लस में जब आप इसको करेंगे 819 को 9 से डिवाइड तो क्या आएगा 91 आएगा। उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 एकम 5 और 5 नम 45, यानी कि 455। आप इनको ऐड कीजिए, जब आप इनको ऐड करते हैं 7 और 5 12, एक्स्ट्रा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 9 और 4 13, 1382 अपॉन में 819, ये आया हमारे पास। देखिए अब सीधा सा हमें कंफर्म हो गया, ये तो हमारा 7 आ गया और अंदर क्या आया 1382 अपॉन में 819। तो नॉर्मल सी बात है, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है अभी भी ज़्यादा है, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा ये। जब आप इसको डिवाइड करते हो 819 से कीजिए आप, तो हमारा क्या बचता है 12 में से 9 गए 3, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे क्या है 13 ही है, तो 13 में से 8 गए 5, तो क्या है हमारा 7 इंटू में 1 सही 563 अपॉन में 819, ये आया ना। अब देखिए यहाँ पे फ्री क्या बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, तो इसमें क्या है 1 है वो किस में ऐड कर देंगे इसमें कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा 8 सही 563 अपॉन में 819, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। अब इस तरीके से करने का फायदा क्या होगा, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं ना तो आपकी कैलकुलेशन है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आप कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, समझ रहे हो ना आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है BA, ये मल्टीप्लाई का निशान है 6 से मल्टीप्लाई है और डिवाइड में आ रहा है A78। तो इन्होंने पूछा है A और B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप जब आप 6 है और यहाँ पे B और A है तो एक की जगह पर हम क्या रखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तो लिखते हैं ना यहाँ पे, तो क्या रखें यहाँ पे 8 आए। अब देखो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 8 आएगा, तो या तो आप 3 से करो तभी तो वो 18 बनेगा ना, तो 18 मतलब लास्ट में 8 आ गया, या फिर आप क्या करोगे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या आएगा 48, तब भी लास्ट में क्या आएगा 8 ही आएगा ना, ये तो 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा तभी 8 आएगा ना। तो कहने का मतलब एक की वैल्यू क्या होगी, या तो 3 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 8 हो सकती है। अब देखो एक की वैल्यू 3 भी दे रखी है इन्होंने, 8 भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किसको चेक करोगे B को चेक करो आप। अब देखो इधर B है, अब B को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखो 6 3 जा, मैं 3 मान के चलता हूँ, 6 3 जा 18, 8 आया, एक्स्ट्रा क्या हो गया 1 है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो B की वैल्यू हम क्या रखें इन दोनों में से, इन तीनों चारों में से, अगर जब उसको मल्टीप्लाई करें और उसमें जब एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना हम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए आप अगर मैं 6 को 4 से करता हूँ तो 24, अरे 1 25, 5 आया, 7 तो नहीं आया। 6 को मैं क्या करूंगा 6 से करूंगा 36 प्लस में 1 37, तो 7 आ गए ना। फिर भी चलो आगे देख लेते हैं, 6 को किससे करेंगे 7 से करेंगे, 6 7 42 प्लस में 1 एक्स्ट्रा 43, नहीं आया 3 आया। फिर 6 को 6 से कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन एक की वैल्यू हमें क्या निकली है पहले ही 3 आई है, तो B की क्या होगी 6 होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ठीक है ना, एक की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 6, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कंफर्म हो गई थी ना एक की।
आगे की वैल्यू तो क्या ही आएगी हमारी, 3 आएगी ना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसमें कुछ कंसेप्ट वगैरह वाली चीज़ें नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, ये और ये सारे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, तो ये चीज़ 100% कन्फर्म है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास विच डिजिट विल कम एट द वंस प्लेस इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आप इनको ऐड करो और इनको ऐड करने के बाद जब आप इनका क्यूब करोगे ना, तो इन्होंने बोला है जो वंस प्लेस है ना, जो इकाई का स्थान है, उसके ऊपर कौन सा डिजिट आएगा। तो देखिए, एक तो तरीका है कि आप इन सबको ऐड कीजिए और उसका फिर क्यूब निकालिए। समझ रहे हो ना आप, तो ये तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप सोचिए इतने बड़े बड़े नंबर इन्होंने दे रखे हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो जो सामने वाला है वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, उसको पता है यार कुछ ना कुछ इसमें अलग ही तरीके से ही करना पड़ेगा या कुछ ट्रिकी ही लगेगी ताकि 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाए। ठीक है ना, वो आपकी कैलकुलेशन चेक थोड़े ना कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको जस्ट ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे। देखो, जब हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं, आप ऐड कीजिए और कुछ नहीं, लास्ट डिजिट को आप ऐड कीजिए। 6, 5, 11, 0 है तो 11 रहेगा, 11 और 7 18, 8 आया लास्ट में, और बाकी इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे चाहे कुछ भी आए यही आएगा ना, उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कोई भी नंबर है उसको छोड़िए आप। अब जब आप 8 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 8 की पावर 3 मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 2 64, और 64 को जब 8 से करेंगे आप तो क्या आएगा 512, 512, तो लास्ट में क्या आया 2 आया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। हमें जल्दी नहीं करनी है, हमें चीज़ों को समझना है। जब आप इनको ऐड करोगे तब भी लास्ट में क्या आएगा 8 ही आना है, और जब आप 8 का क्यूब करेंगे ना, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज़ की, जैसे 7 2 को आप 7 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप ये समझिए 4 दूनी 8, यही कर रहे हैं ना, 4 7 28, उसके बाद आप क्या साइन लगाते हैं, यही तो साइन लगाते हैं ना। यही का साइन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर 3 होते डिजिट में तो हम 2 काटा लगाते हैं, फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है ना, इकाई के स्थान पर मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो लास्ट में इकाई का स्थान पे यही आएगा ना, तो बस वही चीज़ है। तो इसलिए हमें इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो वंस प्लेस पे है ना उनको ऐड कर लीजिए, और उनको ऐड करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, तो अब आप 8 का ही डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया, लास्ट में यही बचता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 512 आता है, तो लास्ट में क्या आ गया मतलब 2 आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास 0.25 ब्रैकेट में 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10y माइनस 9, देन द वैल्यू ऑफ 7y माइनस 5, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए आप 0.25 है, आप क्या कीजिए डेसिमल को हटा लीजिए, 0.25 है तो मैं इसका पॉइंट हटा देता हूं, तो 25/100 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है 4y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको भी आप क्या करो इसका भी हटा दीजिए डेसिमल। जब डेसिमल हटाते हैं तो बीच जितने के बाद डेसिमल होता है ना, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे क्या होता है उतने ही 1 के बाद क्या लग जाते हैं 0 लग जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ब्रैकेट में 10y माइनस में 9, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ है 100, तो हम इसको कट कर सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज़ को समझिए, मैथ्स है ना उसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपके पास नंबर है, इधर भी मान लो 8 है, इधर भी मान लो 8 है, तो आप इसके साथ कुछ भी कर रहे हो, आप इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए 2, तो आपको अगर दोनों साइड अगर आप चीज़ें कर रहे हैं ना तो कभी भी नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इधर भी आप 2 जोड़िए तो क्या होगा, इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। चाहिए आप 2 माइनस कर दीजिए, इधर भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी नंबर्स के अंदर अगर सेम नंबर जोड़ रहे हैं, सेम नंबर घटा रहे हैं ना, तो नंबर के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे ये हो गया ना 100 क्या हो गया कट हो गया। अब आप 25 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 4y से करेंगे तो 100y, माइनस में 75, 25 को 3 से करेंगे इक्वल टू 5 को 10y से कीजिए 50y, और माइनस में 5 9 जा 45। ठीक है, अब देखिए 100y, y को एक तरफ कर लीजिए, और जो संख्या है जो कांस्टेंट है
जिनमें चेंज नहीं हो सकता उनको एक तरफ कर लीजिए आप। तो 100y माइनस में 50y क्या हो जाएगा, 50y इक्वल टू में इधर क्या है -45, ये माइनस का 75 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 50y इक्वल टू -45 को माइनस करेंगे 75 में से क्या आएगा, 30 बचेगा प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 अपॉन में 50, इसको कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 अपॉन में 5 आ गई। और हमें निकालने किसकी वैल्यू है 7y माइनस 5 की, तो 7 इंटू में 3 अपॉन 5 और माइनस में क्या हो जाएगा 5, इसको सोल्व कर दीजिए। 7 3 जा 21 भाई, 7 इंटू में 3 अपॉन में 5 और माइनस में क्या है क्वेश्चन के अंदर 5, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 5 और माइनस में 5, एलसीएम क्या आया 5, तो ये क्या हो जाएगा 21 और माइनस में इधर क्या है ये 1 1 5 जा, ये क्या हो जाएगा 25, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया -4 अपॉन में 5। ठीक है, माइनस में 4 अपॉन में 5, ये क्या आ गया हमारा आंसर। लेकिन आप देखिए आंसर को, आंसर डेसिमल के अंदर दे रखा है, आंसर को ऐसे नहीं दे रखा है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, हमारे पास क्या आया -4 अपॉन 5 आया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है 4 को किससे डिवाइड करना है 5 से। तो देखो आप -4 को जब 5 से करते हैं तो हमारा जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा बड़ा है ना, तो ना जाने की सिफर लग जाएगी, समझ लो इधर 0 उतारेंगे और 5 8 जा 40 और माइनस हमारा साथ था ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -0.8। अब देखो कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी आती या उनको समझ में नहीं आता कि यार 0 कब लगाना है, 0 कैसे उतर रहा है कैसे जा रहा है, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला था जब -4 अपॉन 5 है आप इसमें कुछ भी ऐड कर लीजिए कुछ भी माइनस कर लीजिए, लेकिन आपको सेम सेम करना होगा। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 100 से डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा कोई फर्क, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पड़ना चाहिए फर्क। तो आप इसको क्या कीजिए, अब कैंसिल कर दीजिए। 5 को जब आप 2 से करोगे तो 20 और 20 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80 अपॉन में 100, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया -8 अपॉन 10, तो 1 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दो आप 0.8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -0.8। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 2x² माइनस में xy माइनस 3y² प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाई x² माइनस y² इज इक्वल टू। देखिए मैं क्या सोचता हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना उनको आप ऑप्शंस की हेल्प लेके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आप ऑप्शंस को माइंड में याद रखना, ठीक है, अब किस टाइप से आ रहे हैं। देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2x² माइनस xy माइनस में 3y² प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाई x² माइनस y², यही है ना हमारे पास। अब देखिए आप मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज 2x² y² है यहाँ पे माइनस 3y² माइनस xy प्लस यहाँ से मैं z को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास x प्लस y बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। अब देखिए जो नीचे है ना x² माइनस y², ये फॉर्मूला है और ये क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, होता है ना a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आप 2x² माइनस 3y² माइनस xy प्लस में z x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और x प्लस वाई। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे x प्लस वाई है, ऊपर भी x प्लस वाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हम कट कर सकते हैं? देखिए नहीं कर सकते। क्यों? आप ये समझिए बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है ना, यहाँ पे किसका निशान है, ये प्लस का निशान है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये इस पूरे के साथ भी डिवाइड में है और z इंटू एक्स प्लस वाई के साथ भी ये कंप्लीटली ही डिवाइड में है, तो हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम आगे कैसे करेंगे, देखिए आप
कैसे करने वाले हैं हम? दिस इंप्लाइज, आप इसमें आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई को कॉमन लीजिए, ठीक है, ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3y बचेगा, ठीक है, और यहां पे आगे क्या है हमारा, प्लस में z इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब आगे देखिए आप, अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे भी x प्लस वाई आ रहा है और मल्टीप्लाई में फिर ये है, यहां पे भी क्या है, x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में ये है और डिवाइड में ये है, तो यहां से ऊपर हम x प्लस वाई को फिर से कॉमन नहीं ले सकते हैं? लीजिए, हाँ ले सकते हैं, x प्लस वाई को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस z और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई। तो अब क्या होगा, देखो अब ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई में हो गया, ऊपर कहीं पे भी ऐसे प्लस का निशान नहीं है ना, ये ब्रैकेट है और ये बाहर ये है, तो अब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 3y प्लस z अपॉन में x माइनस वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर 2, 2x माइनस 3y प्लस z अपॉन में x माइनस वाई। तो यहां से मेरे को क्या आ गया था, आइडिया आ गया था, नीचे है ना x माइनस वाई आ रहा है और x प्लस वाई मैंने यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे z के साथ x प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा और नीचे हमारा क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। ये ऑप्शंस तो वैसे आउट हो गए थे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार यहाँ पे है ना हमने अचानक ये x प्लस वाई कैसे कॉमन ले लिया, आप ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, आपको वो चीजें याद हैं। अब देखो आप एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, इनकी x प्लस वाई 2x माइनस 3y की मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो एज इट इज वही आएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 3xy, उसके बाद करेंगे आप y को प्लस 2y को 2x से करेंगे तो क्या बनेगा 2xy और प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 3y स्क्वायर। अगर आप सोल्व करते हो देखो 3xy माइनस का 3xy है, उसमें से प्लस के 2xy जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का xy बचेगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में xy और माइनस में 3y स्क्वायर। सेम टू सेम वही टर्म बच गई ना जो हमने ऊपर स्टार्ट की थी ये वाली, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हम पहले करते थे ना क्वेश्चन, तो उसी टाइप से है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए CTET के सिलेबस में कहीं पे भी नहीं लिख रखा है अगर SICI आएगा या अर्थमेटिक आएगा, वहाँ पे टॉपिक के जो नाम दे रखे ना फिर भी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कुछ ना कुछ एडवांस करके चलना है अपनी तरफ से। और मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन जो मेरी क्लास थी ना, जो स्टार्टिंग वाली क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 4/1/2 यानी 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 रुपए कम है। तो यहाँ पे इसने पूछा कि आप प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज 600 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4/1/2 years एट 8% पर एनम, देन द सम इज, यानी कि हमसे मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है हमने, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना एसआई का। एसआई का साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये होता है ना। मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यही होता है ना। अब इसने क्या बोला देखो, आप क्वेश्चन को समझना। अब कोई धनराशि है, मान लो हमने पी मान ली, अब पी हमारी राशि है, ठीक है। इसने बोला है पी राशि में 12% वार्षिक दर से है, 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना, उसी धनराशि पर यानी कि पी पर ही 8% वार्षिक की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 रुपए कम है। तो कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है भाई, 8% वाली जो दर है वो ज्यादा है ना, और ये क्या है 12% वाली दर से कम है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 600 रुपए दे रखा है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, P इंटू 8 रेट हो गया, टाइम क्या हो गया 4 दूनी 8 1 9 9/2 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस P, क्योंकि राशि तो सेम है ना धनराशि, तो रेट क्या हो गई 12, टाइम क्या हो गया 2 दूनी 4 1 5 5/2 वर्ष, और ये 100 ये होगा ना इक्वल टू
600, यही दे रखा है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है, 600 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि एक ज़्यादा है और एक कम है, तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है 600 रुपये कम है, एक दूसरे से 600 रुपये कम है। तो कोई चीज़ एक दूसरे से 600 रुपये कम है, मतलब एक चीज़ दूसरे से कम है, तो वो उनके बीच का डिफरेंस ही तो हुआ ना। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम। अब आप इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 200, यहाँ पे भी 200, तो कहने का मतलब एलसीएम तो सेम है ना, एलसीएम में तो कुछ मल्टीप्लाई वाली चीज़ें नहीं है ना, तो ओनली 200 ही होगा ना। तो जब 200 है तो हम इसको कंप्लीटली उठा के उधर नहीं लेके जा सकते। चलो कोई नहीं, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे, लीजिए आप एलसीएम, 100 इंटू 2, यही एलसीएम आएगा ना। भाई 200 और 200 कर लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 200 ही आएगा ना। सोल्व कीजिए आप इसको, 200 करते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, p इंटू 8 इंटू 9 एच रहेगा, माइनस में ये भी सेम टू सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला एच रहेगा, p इंटू 12 इंटू 5 इजक्वल टू 600। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं क्या कर रहा था वहाँ पे ऊपर शॉर्टकट जो मैं कर रहा था, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ अपने आप ट्रिक बन जाती है। आप ये स्टेप लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। फिर मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मेरा तो वही है, एकदम डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए आप क्या करेंगे, 9×72 p माइनस में 12×5 60p इजक्वल टू में 600, डिवाइड में क्या था 200 था ना, इस 200 को मैं इस साइड लेके चला जाऊंगा, अपने आप चले जाएगा ना उस साइड। अब देखो कितना बच गया, ये 12p इजक्वल टू में 600 इंटू 200, p हमारे पास क्या जाएगा 600, 200 अपॉन में 12, कैंसिल कर दीजिए आप, 12×1 12×5 60 50, 5 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 10 और 3 जीरो और लगा दीजिए, तो क्या आ गया हमारे पास 10,000, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास जो आया, मूलधन आया, वो क्या आया 10,000 रुपये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो क्या बोल रहा है, आप देखिए x² + y² इक्वल टू 106 एंड x - y इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y, ये पूछा है हमसे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे भाई, हमें ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस मैथ के। अगर हमें फॉर्मूले याद है ना तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। देखो x - y बेसिक है, हर किसी को पता होगा। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² माइनस में 2xy। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। और एक हमारे पास होता है x² - y²। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है x - y और x + y। अब है ना, ये चीज़ें रट लेते हैं लोग, अगर x - y और x + y, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ आई कैसे है। अब देखो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, करो x², x को x से करेंगे x² प्लस में xy, अब माइनस y को x से कीजिए माइनस xy, अब माइनस y को प्लस y से कीजिए, तो क्या हो जाएगा -x²। भाई xy प्लस का और xy माइनस का हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास x² - y²। ये रटने की जरूरत थोड़ी ना है, ये बेसिक है, जो आप इनको सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो देखो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो x - y इक्वल टू 4 है और 1/x माइनस 1/y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो मेरा जो ध्यान है ना वो इसके ऊपर जाएगा क्योंकि हमें ये निकालना है। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं 1/x माइनस 1/y, आप इसको सोल्व कीजिए। एलसीएम क्या लिया आपने, xy लिया, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, माइनस में x। आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया अंदर x - y बन गया, x - y बन गया ना, और डिवाइड में xy। अब x - y की क्वेश्चन है ना, जो वैल्यू है ना वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, क्या दे रखी है 4, -7 था डिवाइडेड बाई xy। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ xy की वैल्यू चाहिए। xy की वैल्यू मिलते ही हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब हमें x - y की वैल्यू पता है, अब भाई 4 है और हमारे पास फॉर्मूले भी हैं x - y का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूंगा अब भाई x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, इसका होल स्क्वायर कर दो आप। इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 106, माइनस में क्या हो गया 2xy, ये क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 106 माइनस में 2xy। करो आगे सोल्व। अगर ये इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस से क्या बचेगा 90 इक्वल टू में 2xy माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गई 45 आ गई ना। तो xy की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई, पुट कर दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 45। सिंपल, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले से कितनी आसान थी चीजें। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका -4 अपॉन में 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अब, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन पी एक्स की पावर ए एंड क्यू एक्स की पावर बी इज इक्वल टू 12 एक्स की पावर 8। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं ना वैसे वैसे आप करते जाइए। अब इसने दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट कर दीजिए, पी एक्स की पावर ए इंटू क्यू एक्स की पावर बी इक्वल टू में 12 और x की पावर क्या है 8। अब आप यहां से देखिए ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है ना, ये भी किस में है मल्टीप्लाई में, ये भी किस में है मल्टीप्लाई में। लेकिन आपको दिख रहा है यार दो चीजों का है ना जो बेस है वो क्या है इक्वल है, और अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमेशा क्या होती है, क्या होती है प्लस। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो आप कीजिए, आप पी और क्यू को आप साथ लेके आ जाइए, लेके आ गए। ये मल्टीप्लाई में कैसे लिख दीजिए, पी क्यू क्या हो गया, इनके बीच में मल्टीप्लाई तो है ना, ये पी क्यू लिख रहे हैं तो इंटू में x और x का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे प्लस, इक्वल टू में क्या हो गया 12 और x की पावर 8। अब आप कंपेयर कर दीजिए, देखिए पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो गया हमारा 12, x की पावर a प्लस बी और यहाँ पे x की पावर क्या है 8 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। आ गया आंसर, पी क्यू की वैल्यू 12 और a प्लस बी की वैल्यू 8। आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना आप वैसे वैसे कीजिए। इसने क्या बोला है ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसने बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, उसकी जो साइड क्यू आर है, दिस साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस, मतलब एस तक, पॉइंट एस तक क्या कर रही है ये आगे बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इफ क्यू आर इक्वल टू पी आर, ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों इक्वल है, एंड एंगल क्यू पी आर एंगल ये, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू में एंगल पी आर एस मतलब पी आर एस ये वाला एंगल, माइनस 2 इंटू में एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल। इनको जब करेंगे सोल्व तो इसका आंसर क्या आएगा वो वैल्यू पूछी है इन्होंने। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसके लिए है ना आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता होगा ना एंगल, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, ठीक है। शायद आपको पता होगा ये एंगल क्यू प्लस में एंगल आर इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। अब यहाँ पे एंगल पी की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, ठीक है। और अब देखिए आप ट्रायंगल है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है ना तो उन दोनों साइड्स के सामने जो एंगल होंगे ना वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल ही होंगे। देखिए आप दोबारा सुनिए, ये ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है ना तो उनके सामने के जो एंगल है ना वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे इसके सामने को कितना एंगल है 50 है, ये जो हमने लिख रखा है 50 है, तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा 50 ही होगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है ना। तो अब देखो ये 50 ये 50 तो ये कितना बच गया भाई, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये 50 ये 50 ये कितना बच गया 80 बच गया। अब देखिए ये लाइन हो गई और ये एक तिरछी लाइन हो गई, तो ये कंप्लीट एंगल ये कितना होगा 180 होगा ना। सीधी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल होता है 180 का होता है ना, ये 80 हो गया, तो ये कितना बच गया 100। आ गए हमारे तीनों एंगल, जितने भी हमें एंगल की जरूरत थी सारे आ गए। अब सीधा पुट करना है 3 इंटू में एंगल पी आर एस की वैल्यू कितनी है पी आर और एस कितनी है 100, माइनस में 2 इंटू में एंगल पी क्यू और आर कितनी है 50। बस पुट कर दो भाई, 100 को 3 से करेंगे 300 माइनस में 50 को 2 से 100, 300 माइनस 100 क्या आ गया 200, ये आ गया हमारा आंसर, आंसर नंबर 3।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर रेस्पेक्टिवली 20, x एंड 30, देन द वैल्यू ऑफ 4x - 5। ये वैल्यू पूछिए। देखो एक पॉलीहेड्रन है, ठीक है ना, जिसकी काफी साइड्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास ये क्यूब है, ये क्या है हमारे पास, क्यूब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितने क्या हैं, एजेस हैं। देखो वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां पे जो ये लाइंस आके मिलती है ना, वो वर्टिसेस होते हैं। तो यहां पे कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना वर्टिसेस। कितने हो गए वी, 8 हो गए। इसी तरह अगर मैं फेस पूछूं तो फेस कितने होंगे, 1 2 3 4, एक यहां पे नीचे एक ऊपर, 5 6, कितने हो गए 6। और यहां पे अगर मैं एजेस पूछता हूं, किनारे पूछता हूं, तो वो कितने होंगे किनारे, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, इधर ये क्या हुआ 8, ये क्या हुआ 9 10 11 और ये 12, 12 क्या हो गए, किनारे हो गए। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताता हूं। इसको जो सोल्व करने का हो ना, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला, इसको सोल्व करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। अब आपको पता है एफ क्या है, फेसिस, वी क्या है, वर्टिसेस, और ई क्या है, एजेस, किनारे, ठीक है। वैल्यू टेक दीजिए बस। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, फेसिस कितने दे रखे हैं 20, वी की वैल्यू क्या दे रखी है x, जो हमें निकालनी है, ई कितने दे रखे हैं, एजेस कितने हैं, देखिए रेस्पेक्टिवली लिख रखा है, मतलब फेस 20 है, वर्टिसेस x है और एजेस कितने हैं 30। तो वैल्यू टेक दीजिए 30 + 2, सोल्व कर दीजिए। क्या हो गया, x इक्वल टू 30 + 2 32 माइनस में 20, तो क्या आ गया हमारे पास 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब हमें निकालना क्या है 4x - 5, यानी कि 4 इंटू में 12 माइनस में 5, 12 चौक 48 और माइनस में 5 क्या आ गया 43। आंसर हमारा क्या हो गया 43, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने यहां पे बोला है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो एकांतर अंतः कोणों का योग 140 डिग्री है। यदि इनमें से एक एकांतर कोण y है तो 3y - 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल formed by the intersection of two parallel lines by a transversal is 140 degree. If one of the alternate interior angle is y, then the value of 3y - 15 degree। ये पूछा हमसे। तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा ओब्लिक लाइन क्रॉस करती है ना, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे ये बन गया ये बन गया, ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया, 4 हो गए, एक इधर हो गया, 4 ये हो गए, बन गए ना। चलिए अब इनको नाम दे देते हैं हम, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया 5 6 7 और 8। अब देखो आपको कुछ चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। एक होता है कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या होते हैं, जैसे यहां पे 1 है, अब आप 1 को देखिए, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर है ना 1 यहां पे, तो यहां पे भी आप ये लाइन देखिए, ये लाइन है और इसके सेम ऊपर यहां पे कौन है, तो 1 और आपस में 5 क्या हो गए, आपस में संगत कोण हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो क्या हो गए, ये संगत कोण हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। इसी तरह यहां पे 4 है और यहां पे क्या है 8 है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या हो गए, संगत कोण हो गए। उसके बाद देखो यहां पे क्या है एंगल 2 और यहां पे क्या है एंगल 6, देखो ये लाइन है, ये इसके नीचे है,
तो यहाँ पे भी ये लाइन हो गई और ये इसके नीचे हो गया, तो ये भी सेम सेम जगह पे है ना, और बाहर की तरफ ही है। अगर हम इसको अंदर मानते तो ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सेम सेम जगह पे है ना, तो ये भी क्या हो गई, संगत कोण हो गई। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 6 हो गया। इसी तरह एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 7 हो गया। तो ये तो कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ एक, जैसे ये और ये। अब मैं बोलूं अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब इस एक के बाद डायरेक्ट ये, और इसका अल्टरनेट बोलो तो इसको बीच वाले को छोड़ के डायरेक्ट ये, मतलब एक छोड़ एक अल्टरनेट होता है ना। और इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, ठीक है। जैसे ये संगत कोण था, तो ये क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण, हिंदी में इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, अब यहां से मैं कहीं से स्टार्ट कर लो आप, जैसे मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 4 का अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, 4, इसके बाद 1 को छोड़ दो आप, तो क्या हो गया, 2 हो गया ना। 4 का अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह इस साइड से देखेंगे तब भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर हम 1 का देखते हैं तो 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 3 होगा ना, 3, या 3 का पूछते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह इसमें होगा, 5 का क्या होगा, 7, 8 का क्या होगा, 6, यही होगा ना। लेकिन इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, अल्टरनेट भी है और इंटीरियर है। क्या बोला है, अल्टरनेट बोला है और इंटीरियर बोला है। अब आप देखो, अब आप अल्टरनेट तो आपको समझ में आ गया, अब आप जो इंटीरियर है उसको समझिए आप। जैसे मैंने यहां पे 3 उठाया, अब मैं यहां पे पूछता हूं 3 है ना, इसका अल्टरनेट एंगल बताना है, तो आप इस साइड जाओगे। लेकिन ये फिर आप कहां जा रहे हो, एक्सटीरियर, इस लाइन से बाहर जा रहे हो आप। लेकिन आपको जाना किधर है, इंटीरियर, अंदर की तरफ जाना है। अगर आप यहां से इस साइड चलते हो तब भी आप 7 पे पहुंचोगे, तब भी गलत है। तो आपको कहां पे पहुंचना पड़ेगा, 3 के बाद 8 और 5, या फिर इधर से आइए तो 3 के बाद 2 और फिर 5, क्योंकि आपको अंदर का लेना है। अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहा है ये, अल्टरनेट भी होना चाहिए लेकिन अंदर की तरफ होना चाहिए। तो 3 का क्या होगा, 2, 5, तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 5। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो गया। दूसरा अगर हम 2 लेते हैं यहां पे, तो 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 2 का क्या होगा, इधर से जाएंगे तब भी 8 आएगा, इधर से जाते हैं तब भी क्या आएगा, 8। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 8। तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। और एक होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्रमागत अंतः कोण, ठीक है। यहां पे क्या बोल दिया इसने, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। जैसे कंजुगेटिव है और इंटीरियर है, जैसे 2 है, इंटीरियर की तरफ है, लाइन के अंदर है ना, और कंजुगेटिव मतलब लगातार, तो 2 का क्या होगा, 5 होगा, ऐसे होगा ना। 3 का क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि अंदर की तरफ है, ठीक है। और इनका जैसे 3 का क्या होगा, 2 होगा। आप कैसे भी देख लीजिए इनको, बस अल्टरनेट नहीं होने चाहिए। क्या बोल रहा है, कंजुगेटिव लगातार बोल रहा है और इंटीरियर बोल रहा है, कहने का मतलब 3, 2, 5 और 8, इनमें से आप कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए। और इसने बोला है कि उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टीज है। एंगल 3 प्लस एंगल 8, सम क्या होगा, क्या होगा इनका सम, 180 डिग्री होगा। एंगल 2, एंगल 5, इनका सम क्या होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए मैं अगर लिखता हूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 8, ठीक है, या फिर एंगल 5 प्लस एंगल 8, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 2, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही तो प्रॉपर्टी बोल रही है बस। अब ये सब अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, देखो यहां पे इसने बोला क्वेश्चन के अंदर, द सम ऑफ 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस बाय ए ट्रांसवर्सल इज 140 डिग्री। इफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज y, देन द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 15 डिग्री, ये पूछा है। अब देखिए आप, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे इसने बोल दिया ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये एक तिरछी लाइन हो गई। अब इसने बोला है 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे मैंने ये मान लिया एक x ले लिया, और ये क्या हो गया, इसका अल्टरनेट और इंटीरियर होना चाहिए। तो अल्टरनेट क्या होगा, इसके बाद ये आएगा और फिर ये आएगा, क्योंकि इंटीरियर में तो यही आएगा ना। ये मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो इसकी क्या दे रखा है इसने, x प्लस वाई है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 140 है। x प्लस वाई इक्वल टू
140। अब देखो आप, भाई मैंने बोल रहा है कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब x इक्वल टू वाई होगा ना, एंगल x इक्वल टू वाई। तो कहने का मतलब x की जगह क्या रख सकते हैं, y भी तो रख सकते हैं ना, तो आप y पुट कर दीजिए। y प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 140, 2y क्या हो गया 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। बस हमें क्या चाहिए था, y की वैल्यू चाहिए थी 3y माइनस 50, पुट कर दो 3 इंटू 70 माइनस में 50। आंसर क्या आ जाएगा 70 या 210 माइनस में 15 195, यही आएगा ना, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर सच दैट, किसी चतुर्भुज एबीसीडी के कोण है ना वो इस प्रकार है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4, 5, 6 और 3 ये दे रखे हैं रेशियो के अंदर। ठीक है ना, तब इन्होंने पूछा है कि ये जो एबीसीडी है ना ये क्या है, एक समलंब है या फिर एक पतंग है। अब देखिए आप, इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको देखो कंप्लीट इसको प्रूफ करके बताता हूं। ठीक है, जैसे अब अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो देखिए ये है हमारे पास एक समलंब ले लिया हमने। ठीक है, समलंब की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी। समलंब की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके सामने की जो भुजाएं होती है ना, कोई भी दो भुजाएं, वो आपस में क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो इसके अंदर पैरेलल कौन सी है, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, देखो एडी पैरेलल टू बीसी किसके अंदर है, एडी पैरेलल टू बीसी, ये पूछ रखा है एडी पैरेलल टू बीसी। देखिए अब आप, अगर एडी पैरेलल टू बीसी किसके अंदर दे रखा है, मिल गया हमें अपना आंसर। कहां पे है, एडी पैरेलल टू बीसी किसके अंदर है, फर्स्ट वाले के अंदर ही तो है भाई, एडी पैरेलल टू बीसी, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन चलो फिर भी मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जैसे दो भुजाएं क्या होती है आपस में समानांतर होती है, पैरेलल होती है, ये तो एक ये हो गया। एक जो इसके जो एंगल है ना, इनका सम कितना होता है, सभी एंगल्स का 360 डिग्री होता है, चारों का सम। जैसे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो देखो ए क्या है 4x, बी क्या है 5x, सी क्या है 6x और डी क्या है हमारे पास 3x। तो 4 5 9 9 6 15 3 18, 18x की वैल्यू कितनी है 180, 360। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। तो ये सम कितना आ गया हमारे पास, अगर हम 20 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 80 आएगा। इधर भी आप 20 पुट कीजिए, क्या आएगा 100 आएगा। ये यहाँ पे भी 20 पुट कीजिए 120 आएगा, और यहाँ पे भी 20 पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा। अब देखिए आप इसमें एक चीज और देखिए, पीछे जो हमने अभी चीजें सीखी थी, ये दो पैरेलल लाइन है। देखो हमने अभी बोला ना एडी पैरेलल टू बीसी, तो ये और ये अगर पैरेलल है तो ये क्या हो गई हमारी तिरछी रेखा हो गई ना, हो गई ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा था पीछे, अगर जो एंगल होते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 180 डिग्री। सम करके देखिए 100 ये 80 है 180 डिग्री। ये तो पीछे की प्रॉपर्टीज है उनको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप 120 और 60। तो ज्योमेट्री में है ना सारे रूल्स हमेशा एकदम फिट बैठेंगे, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कुछ भी होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, इसमें बोला है अ पॉइंट ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड of line segment B such that angle ABC is equal to 90 degree and angle DCB is equal to 90 degree, then and AB है ना वो किसके इक्वल टू है, DC के इक्वल है। AB is equal to DC है भाई ये, ठीक है, AB is equal to DC। तो इन्होंने पूछा है अगर ये जो लाइन है नहीं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सर्वांग समता जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर है। तो इसने पूछा कि किस एंगल से या किस रूल के तहत है। जैसे ऐसे इसका मतलब पता क्या होता है, साइड एंगल साइड। आरएचएस का मतलब पता क्या होता है, राइट एंगल। पहले तो राइट एंगल होगा, उसके बाद एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद ये क्या होगा, एस का मतलब साइड। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो आप, अगर आप इसको आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए आप इसने क्या बोला है, अगर बिंदु ए और डी एक रेखाखंड है बीसी। देखो रेखाखंड का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं उसको रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये रेखाखंड है,
अगर मैं यहाँ पे तीर का निशान लगा दूंगा ना तो ये रेखाखंड नहीं रहेगा, ये फिर एक लाइन बन जाएगी। समझ रहे हो आप? तो रेखाखंड का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिन जो खत्म होता है मतलब। ठीक है, अब देखिए आप, ये है हमारे पास एक रेखाखंड, ये क्या बोल रहा है, बिस्सी है। ठीक है, अब इसने बोल रहा है अगर जो रेखाखंड बिस्सी है ना इसके एक ही ओर स्थित है एडी, एक ही ओर का मतलब या तो इस साइड या इस साइड, एक ही ओर स्थित है। हमने ऊपर की तरफ देख ली। ठीक है, तो ये हो गया ए, हमने यहां पे पुट कर दिया। एक बोला है डी, यहां पे हमने क्या पुट कर दिया, डी। ठीक है, पुट कर दिया, एक ही ओर स्थित है और एंगल ए बी सी 90 है। ए बी और सी एंगल है, तो एंगल कब बनेगा, ए बी सी एंगल बोल रहा है, जब नॉर्मल सी बात आप इसको इससे मिलाएंगे तभी तो एंगल ए बी सी मिलेगा। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। और दूसरा बोला है इसने एंगल डी सी बी, मतलब डी सी और बी ये वाला एंगल, तो ये एंगल तभी तो माने जाएगा ना जब ये कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी। तो एक ये खींच लिया हमने, तो ये कितना है, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। अब इसने बोला है कि ये कौन सा इसके ऊपर रूल लग रहा है जिसके द्वारा ये प्रूव हो रही है। अब ये क्या है, आपस में सर्वांग समत्रिभुज है ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे होगा देखो, अब इसने ए बी इक्वल टू डी सी भी दे रखा है। ए बी मतलब ये वाली साइड और इस वाली साइड के क्या है, इक्वल है ना। अब देखो आप इन एंगल्स ट्रायंगल को अलग अलग करके देखिए। आपने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, और ये क्या है, इक्वल है। दूसरी किसके इक्वल है, देखिए दूसरी ट्रायंगल डी डी सी और ये बी, तो ये वाला एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है। और देखो ए बी इक्वल टू किसके दे रखा है, डी सी के। अब आप देखो अच्छे से, अगर मैंने क्या बोला एस एस का मतलब क्या है, साइड एंगल और साइड। कहने का मतलब ट्रायंगल की दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और एक एंगल इक्वल, ये होना चाहिए। अब आप देखो इसको, ए बी है, साइड हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, साइड की कंडीशन पूरी। उसके बाद एंगल की, इसमें भी क्या है 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, सेकेंड एंगल कंप्लीट हो गई। और एक थर्ड है, थर्ड क्या है, ये बीसी और ये सीबी, बीसी सीबी उल्टा देख लीजिए आप, बीसी बात तो बराबर है ना, बीसी लिख दो चाहे सीबी लिख दो, बात बराबर है ना। और अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो हम ये भी तो हमें पता है ना, अगर जो रेखाखंड बीसी है ना इसी के ऊपर तो दोनों लाइन बनी है, तो ये तो कॉमन लाइन हो गई ना दोनों के लिए, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल हो गई। ठीक है ना, तो तीनों कंडीशन पूरी, एस ए एस। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगी, डी सी बी के। ये वाली नहीं, ये वाला आंसर होगा, आंसर नंबर 4। आप इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर वो किसके बारे में बोल रहा है, यहां पे उसने एंगल देखो, ये एंगल का साइन होता है, यहां पे डी बी सी का मतलब है एंगल बी, एंगल ए बी सी का मतलब है यहां पे ये एंगल। तो हमें वो देखना है, यहां पे देखो हमारा सी है ना वो 90 डिग्री है, तो हमें देखना पड़ेगा एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी, यहां पे ये वाला 90 है, और यहां पे एंगल डी सी बी मतलब यानी कि एंगल सी, तो यहां पे है हमारा सिंगल, तो आंसर नंबर क्या होगा हमारा 4th। तो ये था हमारा आज का सेशन, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं।